हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो हमारा जनरल स्टडीज का एक पूरा का पूरा हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं, उसको फ्रेंड्स हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो रिस्पॉन्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने कल का जो सेशन देखा उसमें आप लोगों ने अराउंड जो है फ्रेंड्स 37,000 प्लस उसके अंदर में व्यूज थे जब मैं अभी देख रहा था, और इतने ज़्यादा लाइक्स, आप लोगों के कमेंट्स, वो देखकर ही मूड फ्रेश हो गया। और इतना ज़्यादा खुशी हुई कि बच्चों को, जिन बच्चों ने कहा कि यार उन्हें पहले समझ नहीं आती थी जीएस, उन्हें लग रहा था कि यार ये कैसे कवर होगा, उनको लग रहा है कि अब ये तो कितना ईजी है, वो सारी चीज़ें याद होती जा रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको सच में ऐसा लग रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स जब मैं पढ़ रहा था अभी लेक्चर के पहले, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है आप लोगों को। और एज अ टीचर मुझे एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि चलो सर, आपके पढ़ाने से समझ आ जाता है, चीज़ें एकदम डायरेक्ट दिमाग में चली जाती है। ठीक है, ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर। मैं हमारा आज का सेशन मैं आपको फिर से बता दूं कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड, क्या बात है, बहुत सारे लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड दोनों ही हम लोग यहाँ पर में कवर करने वाले हैं आप लोगों का। प्लस आज आप लोगों के लिए खुशखबरी ये एक और है। ठीक है, एक और खुशखबरी है, वो आप लोगों को पहले क्वेश्चन के अंदर में मैं दूंगा। ठीक है, सभी लोग बने रहे यहाँ पर में। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, इंडिया इज द ब्लैंक लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, भारत जो है वो कितना बड़ा कौन से नंबर का देश है क्षेत्र के हिसाब से, या क्षेत्र के हिसाब से बेसिकली? ओके, तो बताएंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है वो कितने नंबर का है? नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को जो गुड न्यूज़ देने वाला हूँ वो ये है कि आप लोगों के इतने ज़्यादा प्रतिशत के कारण, जितने ज़्यादा आप लोग जो है यहाँ पर में एक्टिवनेस दिखा रहे हो, आप लोगों के लाइक्स और आप लोगों के शेयर, आपके कमेंट्स, आज जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस क्लास के बाद में एक लिंक दूंगा जिसके ऊपर में आप लोग टेस्ट भी दे पाओगे आज के क्लास की। ठीक है, अपनी रिवीजन को चेक कर पाओगे आप लोग। तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है भारत, ये याद रखना है। अगर आपसे बोला जाए कि पहले नंबर पर कौन सा देश आता है, फर्स्ट नंबर पर, तो आप लोग क्या आंसर करोगे? फर्स्ट नंबर पे याद रखना है फ्रेंड्स, रशिया आता है, रशिया। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सेकंड नंबर का मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं सेकंड नंबर पे कौन सा देश आता है। ठीक है, जल्दी से आंसर करो यहाँ पर में, सभी लोग आंसर कर देंगे ताकि आप लोगों के एक बार अगर गलत भी होना है तो भी आप लोगों का जो है यहाँ पर में एक बार हो जाए, ताकि याद रहे आप लोगों को आगे में जाकर। बहुत बढ़िया फ्रेंड, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। कनाडा आंसर कर रहे हैं लोग, तो कनाडा बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, नहीं तो अदरवाइज काफी सारे लोग जो है वो चाइना लगाते थे। तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि भारत जो है 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो आप लोगों का कनाडा आता है, और तीसरे नंबर पर आता है आप लोगों का यूएसए। ठीक है, और चाइना जो है वो चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा देश है आप लोगों का। भारत 7वें नंबर पे आता है। भारत का एरिया कितना है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों को याद रखना है 2.42% है पूरे दुनिया का, केवल 2.42% एरिया भारत के पास में पूरे दुनिया का। तो ये एरिया भी आप लोग याद रख लोगे थोड़ा सा। ठीक है, 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। देखो, आप लोगों को मैंने पार्ट्स याद करवाए थे पार्ट्स। मैंने आपसे कहा था पूरे 25 पार्ट आपको याद करवाऊंगा। धीरे धीरे अभी भी आप लोगों के एग्जाम में करीब 70 दिन बचे। रोज देख लो पूरा अच्छे से लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इवन आज से तो आपकी पेड क्लास के अंदर में भी पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है। अब तो पॉलिटी का डर ही खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आज रात 9 बजे वाली जो क्लास है ना, जितने भी पेड वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग 9 बजे लाइव भी आ जाना अच्छे से। ठीक है, इनकरेक्ट पेयर आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा वाला है। दूसरे नंबर का सिटीजनशिप, चौथे नंबर का डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, और पार्ट 9 जो है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं यहाँ पर में। क्या बात है, देखिए आंसर आने लग गए यहाँ पर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पार्ट नंबर 9 जो है ना, हम लोगों ने बार बार याद किया है। किस चीज से रिलेटेड है पार्ट नंबर 9? पार्ट नंबर 9 जो है ये पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत। ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड है। सर पंचायती राज तो छोड़ो, हम तो 5, 6, 7 और 8 भी बता सकते हैं। ठीक है, 5, 6, 7, 8 भी बता सकते हैं। जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उन लोगों के लिए इजी है। आपको पता है फ्रेंड्स कि 5 जो है वो केंद्र सरकार से रिलेटेड है, केंद्र से रिलेटेड है। ठीक है, 6 जो है आप लोगों का वो राज्य से रिलेटेड है। 7 किससे रिलेटेड है आप लोग बताओगे मुझे, क्योंकि आपको बार बार याद करवाया है। ठीक है, 8वां वाला जो है मैं आपको बता देता हूं, ये यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, 8वां वाला। ठीक है, 7वां वाला
किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने। भारत के संविधान के अंदर में 7वां वाला डिलीट कर दिया गया था पार्ट, तो भारत के संविधान में पार्ट नंबर 7 नहीं है, ठीक है। तो 5वां केंद्र सरकार से, 6वां वाला राज्य सरकार से और 8वां वाला यूनियन टेरिटरीज। तो ये यूनियन टेरिटरी 9 में लगाया है ना, एक्चुअली में वो 8वां वाला पार्ट है। टोटल 25 पार्ट है हमारे संविधान के अंदर में, ठीक है। उसमें से 8वां वाला जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। ये जितने भी लेक्चर्स मैंने आप लोगों को पहले करवाए हैं वो पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से कर लेना। यहाँ पर मैं सर आपसे पढ़कर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड की थी, अब बीपीएससी कर लेंगे, आपकी वजह से ही बिना डाउट के टीचिंग परीक्षा को कोर्स खरीद लिया। बिल्कुल पूजा प्रियदर्शी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ठीक है। और आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट। तो ये प्लीज याद रखना है आप लोगों ने, सारे के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके। सेकंड नंबर का पार्ट आपका सिटीजनशिप से है। पहला वाला जो पार्ट है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में बात की गई है पहले पार्ट के अंदर में, पहले वाले भाग के अंदर में। दूसरे में नागरिकता के बारे में, तीसरे वाले के अंदर में आपकी बात की गई है फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। चौथे वाले में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 4A बाद में जोड़ा गया था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। और 9 जो है आपका वो पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है DANISH, ठीक है, SHEIKH, इसको सर्च कर लेना आप लोगों को मिल जाएगा काफी सारी चीजें वहां पर में मटेरियल। नाउ फ्रेंड, साइंस से रिलेटेड मटेरियल भी मैंने कल भी करवाया था और आज भी कराऊंगा विशाल कुमार जी, डोंट वरी, ठीक है। यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन में की कमी करता है, यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने में कमी करता है। साइंस का क्वेश्चन आपने बोला, ठीक है, तुमने पुकारा और हम चले आए वाला काम था साइंस के क्वेश्चन का। बताइए, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। कौन है जो हीमोग्लोबिन? सबसे पहली बात तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में कल हमने देखा था कि ये किसके ऊपर में बैठा हुआ होता है, ठीक है। किसके ऊपर में बैठा हुआ था हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन बैठा हुआ था, ऑक्सीजन को बोल रहा था आजा आजा, मैं अकेला जा रहा हूं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ऑक्सीजन को कह रहा था, है ना, आरबीसी के ऊपर में बैठकर, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर में बैठा रहता है और हीमोग्लोबिन उस आरबीसी के ऊपर में बैठा रहता है, ऑक्सीजन को बुलाता है, ऑक्सीजन को साथ में लेके जाता है, छोड़कर आता है बेचारा। अच्छा, मतलब अच्छा बच्चा है वो आरबीसी। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कौन से खनिज से मिलकर बना है, कौन से खनिज से बना है, ये भी हम लोगों ने देखा था कल, ठीक है। हमने देखा इसके अंदर में आयरन होता है आप लोगों का, आयरन का आयन या जो, ठीक है, आयंस इसके ऊपर में होते हैं Fe+2, पॉजिटिव आयंस होते हैं आयरन के, फेरस के, है ना। तो आयरन से बनता है ये हीमोग्लोबिन आप लोगों का। अगर मान लीजिए आपके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड घुस जाए आपके बॉडी में, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के जाने के पहले ही खुद जाके बैठ जाता है वहां पर में, ठीक है। जैसे होता नहीं है कि यहाँ पर में बस में जाने के पहले आप जाके बैठने वाले हो बस में कोई जगह पे और आपसे पहले कोई जाके फटाक से बैठ जाता है आपकी जगह पे, तो बिल्कुल वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ जाके बैठ जाता है। तो बेचारा ऑक्सीजन ऐसा हो जाएगा, यार तुम जाके बैठ गया, मैं कैसे जाऊंगा अभी, ठीक है, मेरी जगह पे जाके बैठ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे बॉडी के अंदर में तो ऑक्सीजन की जरूरत है, इसकी थोड़ी जरूरत है यहाँ पर में, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है फ्रेंड्स और हम मर जाते हैं बेसिकली। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी को खत्म कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह पे खुद जाके बैठ जाता है हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्लीज ये याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखेंगे आप लोग। ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजनेशन इस तरीके से होता है। यहां पर में देखिए आप लोग, दूसरी वाली जो कंडीशन है आप लोगों की, उसके अंदर में क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन को भगा दिया, खुद जाके बैठ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे क्या है, हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, आप लोगों को बताना इसका आंसर क्या होगा। और सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स। मैं आपको, आपके लिए जो है पहली गुड न्यूज मैं दे चुका हूं आप लोगों को, फर्स्ट वाली गुड न्यूज कि पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है। जो बच्चा लाइव देख रहा है, केवल और केवल लाइव वाले बच्चों के लिए पूरा लेक्चर लाइव आपने देखना है, क्योंकि लाइव जो देखेगा पूरा उसके लिए टेस्ट है, केवल 1 घंटा वो चालू रहेगी। टेस्ट की लिंक मैं आपको दूंगा, वो टेस्ट उसी पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली आप चले जाओगे, ठीक है, टेस्ट दे दोगे आप और फिर बाद में उसका रिजल्ट आप ऐप पे देख सकते हो, ठीक है, आपका रैंकिंग क्या है वगैरह वगैरह 1 घंटे के बाद में। ओके, जो आज पढ़ा रहा हूँ उसी के ऊपर में बेस्ड रहेगा। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इनके कॉमन बॉर्डर है किसके साथ में? आपको मैंने ये भी दे दिया है, यहाँ पर में पोल भी दे दिया है। तो आंसर जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनकी जो है वो कॉमन बॉर्डर है नेपाल के साथ में। तो नेपाल कितने देश के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ये आप लोगों से मैं कमेंट, ठीक है, आप लोगों ने कमेंट में आंसर करना है सभी लोग। नेपाल कितने देशों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, सभी लोग मेरे को आंसर कमेंट में चाहिए आप लोगों से, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है नेपाल,
यहाँ पर मैं आप लोग देख पा रहे हो उत्तराखंड के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर मैं काला पानी क्षेत्र जो है उसको लेकर उत्तराखंड और नेपाल के बीच में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है। ये तराई का क्षेत्र है, तराई वाले क्षेत्र के साथ में उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ में शेयर करता है बॉर्डर नेपाल। उसके जो है आपका नेपाल उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है इधर में। यहाँ पर मैं आप लोग देख पा रहे होंगे अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पर में है आप लोगों का पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल फैला हुआ है ये यहाँ तक ऐसा पूरा, थोड़ा सा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ से पूरा का पूरा आप लोगों का ये नेपाल ही है पूरा, है ना। ये सॉरी, यहाँ पर में पूरा पश्चिम बंगाल है आप लोगों का, ये यहाँ से पूरा ये यहाँ तक फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी शेयर करता है बॉर्डर और सिक्किम भी बॉर्डर शेयर करता है। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 राज्य। कितने लोगों ने आंसर किया था यहाँ पर में? अरे मैंने आपसे बोला था कि नेपाल कितने राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। अरे राज्य, अच्छा देश बोला क्या? चलो देश चलो ले लो। देश 2 है, इंडिया और चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है नेपाल। कितने राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है ये पूछना चाह रहा था मैं। तो कितने राज्यों के साथ में वो आप लोग बता देंगे, ठीक है। चलिए 5 राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, ये आप लोगों ने कर दिया। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। 1400 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ 650 के करीब लाइक्स है। ये तो बहुत नाइंसाफी है, बहुत 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 ज्यादा नाइंसाफी है। जल्दी जल्दी से आप लोग सभी लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो है नंबर भी बढ़ाते रहेंगे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात यहाँ पर में हो रही है ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, ओरिजिनल वाले के अंदर में। तो ओरिजिनल की अगर मैं बात करूँ कि ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा लागू हुआ था, ये हुआ था आप लोगों का 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को। तो उस समय हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स, और उसके बाद में आप लोगों के थे 8 शेड्यूल्स। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, आज, ठीक है, आज के समय में हमारे भारत के संविधान के अंदर में 25 पार्ट्स है, ठीक है, 25 पार्ट्स है। अगर आर्टिकल्स की बात करूं फ्रेंड तो 471 के करीब आर्टिकल्स है हमारे, ये कम ज्यादा होते रहते हैं आप लोगों के। कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसमें जोड़ा घटाया जाता है, ठीक है। आखिरी नंबर का आर्टिकल वही है 395, लेकिन वो बीच बीच में जैसे 21A जोड़ा है आप लोगों का, 51A जोड़ा है, ऐसा जोड़ जाड़ करते करते, ठीक है, 471 के करीब आर्टिकल्स है हमारे। ये बढ़ता घटता रहेगा, इस पर क्वेश्चन नहीं आता आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का जो शेड्यूल है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल, ये है आपके 12। ये बहुत लंबे समय से चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आपका शेड्यूल 12 है और 25 पार्ट्स है आपके। लेकिन स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान लागू हुआ था 22 पार्ट थे, ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे 26 जनवरी 1950 को। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या बात है, बहुत स्पीड में आप लोग यहाँ पर में बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर में बच्चे लोग, और ऐसे ही आप लोग जो है जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर भी करते रहेंगे, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। मैं आप लोगों को सेकंड वाली गुड न्यूज भी अभी थोड़ी देर में देता हूँ आप लोगों को। ऑपरेशन पोलो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के अंदर में दिया हुआ है। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत कौन से वाले राज्य के ऊपर में हमला किया था? ऑपरेशन पोलो कहां चलाया था हमने? ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत। देखिए फ्रेंड्स, नवंबर की बात है, ठीक है, नवंबर के अंदर में आप लोगों का 1948 में भारत के बिल्कुल दक्षिण मध्य के अंदर में हैदराबाद राज्य था। हैदराबाद राज्य के जो नवाब थे मीर उस्मान अली, मीर उस्मान, ठीक है, अली, ये भारत के अंदर में मिलना नहीं चाह रहे थे। ये बोल रहे थे कि हम अपना अलग देश बनाएंगे करके। तो हैदराबाद के ऊपर में क्या किया भारत सरकार ने? पुलिस कार्रवाई की। वैसे तो थी वो मिलिट्री कार्रवाई, लेकिन यूनाइटेड नेशन बोलता कि मिलिट्री कार्रवाई क्यों की करके तुमने। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है यहाँ पर में जैसे मान लीजिए कि आपको
कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है और उनका नॉन वेज खाने का मन हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो जो है चिकन को बोलेंगे मैं ये चिकन को आज से जो है यहाँ पर मैं करेली की सब्जी कहता हूँ और करेली की सब्जी बोलकर खाऊंगा, मैं तो वेजिटेरियन ही हूँ। तो हम लोगों ने मिलिट्री ऑपरेशन को पुलिस ऑपरेशन नाम देकर घुसा दिया हमारी मिलिट्री को हैदराबाद के अंदर में। और हैदराबाद में मिलिट्री हमने पुलिस एक्शन किया था, उसको पुलिस एक्शन बोला गया बेसिकली, मिलिट्री एक्शन नहीं बोलते, पुलिस एक्शन था, ठीक है, किसी को बताना मत, ठीक है, कि मिलिट्री एक्शन नहीं, मिलिट्री एक्शन था करके वो, हाँ, जैसे कि हमको तो किसी को पता ही नहीं था, पूरी दुनिया तो बेवकूफ थी। ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था उसको, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, तो यहाँ पर मैं देख सकते हो आप लोग पुलिस एक्शन बोला गया उसको, पुलिस एक्शन। आप लोगों का नवंबर 1948 के अंदर में जाकर ही खत्म हुआ था, आप लोगों का सितंबर से स्टार्ट हुआ और नवंबर 1948 के अंदर में खत्म हुआ पुलिस का एक्शन। और जो हैदराबाद के निजाम थे उस्मान अली, उनको सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, चलिए, तो 78% लोगों ने सही आंसर दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में हमारी जो पहली लोकसभा है ये 1952 में बनी थी। ठीक है, 1951-52 के अंदर में पहली बार चुनाव हुए थे और पहली लोकसभा बनी। और जीवी मावलंकर, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, जीवी मावलंकर साहब ये हमारे भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। मैं आप लोगों को दिखा भी देना चाहूंगा यहाँ पर में, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। ठीक है, हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 के अंदर में बताया गया है कि लोकसभा के सदस्य जो है वो अपने आप में से ही क्या करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। और रीट के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत शानम थे। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है, श्री अनंत शानम। ओके, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, मिस्टर अनंत शानम पहले उपाध्यक्ष लोकसभा के। लोकसभा के अध्यक्ष का या स्पीकर का चुनाव कहाँ से किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष या फिर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका चुनाव आपस में से ही किया जाता है, सदस्यों के द्वारा ही। अभी हमारे ओम बिरला साहब जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष का चुनाव अब तक नहीं हुआ है हमारे देश के अंदर में, पिछले 9 साल से। ठीक है, 9 साल हो गए उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया हम लोगों ने, कमाल है। ठीक है, चलिए, तो पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और पहले उपाध्यक्ष थे अनंत शानम, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओम बिरला जो है हमारे क्या है, हमारे अध्यक्ष है, कोटा से वो बिलोंग करते हैं। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। जल्दी जल्दी से एक बार जो है फ्रेंड्स आप लोग पोल में भी आंसर कर देंगे और लाइक भी करते रहो यार, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से। यहाँ पर मैं मुझे 1700 लोग देख रहे हैं, जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ जाना चाहिए ताकि मैं आप लोगों को सेकंड वाली गुड न्यूज़ भी जल्दी से दे सकूं। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने मेरे पूरे लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं तो उसको पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है, आपका पार्ट नंबर 4 के अंदर में मैंने आपको बोला था कि ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कितने लोगों को याद है, हाथ ऊपर करके बता देंगे कि जी हाँ सर आपने बताया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। याद आ रहा है आप लोगों को, आयरलैंड से। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगने वाली थी। कभी भी मेरी आवाज भी अगर आप लोगों के कान में गूंजती रह गई तो बस आप लोगों का जो है काम बन जाएगा। या आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एक ही जोड़ी 3 के साथ लगने वाली है। आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो मूलभूत अधिकार है आप लोगों के, मूल अधिकार। अपने आप में एक एक क्वेश्चन करवाया है इसके ऊपर में, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिया गया था आप लोगों का मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 में जो दिए गए हैं आप लोगों के, पार्ट नंबर 3 के अंदर में। तो 2 की जोड़ी जो है वो 4 के साथ लगनी है आप लोगों की। ठीक है, तो 3 4 यहां भी दिया हुआ है और 3 4 यहां पर में भी दिया है। अब आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, संघ और राज्य में संवर्ती सूची, आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। और मुझे अच्छे से याद है कि कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में भी आप लोगों को बताया था मैंने। याद करो, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको बताया था मैंने कि वो लिस्ट बनाकर कि केंद्र सरकार की सूची, फिर राज्य सरकार की सूची, और दोनों जिसमें काम कर सकते हैं, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार, है ना, उसको संवर्ती सूची बोला जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट।
और ये वाला कंसेप्ट हमने कॉन्करेंट लिस्ट का ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगर किसी ने लेक्चर ध्यान से देखा और रिवीजन किया हो तो उसको पता होगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया था हमने। इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है यहाँ पर में, चारों में। ठीक है, 7वें नंबर की जो अनुसूची है आप लोगों की, उसके अंदर में ये बात दी गई है, 7वें नंबर की अनुसूची के अंदर में। तो सी की जोड़ी 1 के साथ में लगेंगी आप लोगों की, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लास्ट में ये क्वेश्चन फिर से पूछूं क्या मैं आप लोगों को? ठीक है, मैं लास्ट में पूछूं ये सवाल फिर से आप लोगों से, कितने लोग रेडी है बता देंगे मुझे यहाँ पर मैं लाइक, और यहाँ पर मैं आप लोगों का हाथ ऊपर करके भी बता देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों से फिर से पूछना है ये सवाल, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। लास्ट में फिर से पूछता हूँ मैं ये सवाल आप लोगों से, लास्ट में एकदम। और वैसे भी आपके पोल में भी, आपकी टेस्ट जो है ना उसमें भी आएगा, जो बच्चा पूरा लाइव देख रहा है उसको टेस्ट में भी मिलेगा। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते जाएंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है। बाकी भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन संघ के पास में ज्यादा शक्ति होंगी, केंद्र सरकार के पास में ज्यादा शक्ति होंगी। ये कनाडा से लिया था हमने। कनाडा के अंदर में भी ऐसा है, वहां पर में भी राज्य है, लेकिन केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति है। हमारे यहाँ भी मोदी जी ज्यादा स्ट्रांग है ना, यूनियन के पास में, यूनियन सरकार के पास में ज्यादा शक्तियां होती है, तो वो कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू टॉटरिंग to its fall and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise। ये कांग्रेस के लिए किसने कहा था? यह किसने लिखा था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस में रहते हुए, ठीक है, मेरी यहाँ पर में एक महान एक अभिलाषा है, ठीक है, या इच्छा है कि मैं कांग्रेस के पतन के अंदर में उसके सहायक बनूं। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? आंसर हो जाएगा यहाँ पर में लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है फ्रेंड्स, याद रखना आप लोगों ने 1902 से लेकर 1905 तक ये जो भारत के वायसराय रहे, और इस समय काल के अंदर में इन्होंने बंगाल का विभाजन भी कर दिया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बताऊं फ्रेंड्स, तो ये लॉर्ड कर्जन जो है ना, ये कांग्रेस के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस को वो खत्म कर दे। जब उन्होंने एक पत्र लिखा था, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर में, तब उसके अंदर में उन्होंने ये कहा था कि मेरे हिसाब से कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा रही है, ठीक है, लड़खड़ा रही है, और मेरी महान इच्छा है कि मैं कांग्रेस को उसके निधन में या कांग्रेस को खत्म होने में मैं सहायक बनूं। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन याद रखना आप लोगों ने। इन्हीं के समय काल के अंदर में बंगाल का विभाजन भी हुआ था 1905 के अंदर में। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ ड्वायर को किसने गोली मारी थी? एक आप लोगों को मैं बता दूं बात यहाँ पर में, जितने भी पेड स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए, आज आप लोगों की 2:30 बजे, ठीक है, 2:30 बजे आप लोगों की पहली मॉक टेस्ट जनरल स्टडीज की लाइव होने वाली है आपके कोर्स के अंदर में। मॉक टेस्ट आपकी पूरा 120 नंबर की, ठीक है, उसको जरूर दे आप लोग। ठीक है, आज 2:30 PM के ऊपर में, तो जितने भी पेड स्टूडेंट है वो लोग आज 2:30 बजे अपनी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ाइए। ठीक है आप लोग, जी हाँ, 2:30 बजे आप लोगों के कोर्स के अंदर में आप ढूंढ लेना, लेकिन उसके अंदर में अच्छे से, जी हाँ, ऐप के ऊपर में मॉक टेस्ट पेड वाले स्टूडेंट जो है उन लोगों की। सर माइकल ओ ड्वेयर वॉज शूट डेड ऑन 13 मार्च 1914 इन लंडन बाय। तो माइकल ओ ड्वेयर पहली बात तो था कौन, इसके बारे में बात करते हैं पहले, आ जाओ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि 1919 के अंदर में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पता है आप लोगों को? तारीख बता सकते हो आप लोग? जालियनवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अंदर में। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जनरल डायर ने जिस समय गोलियां चलाई थी लोगों के ऊपर में, उस समय ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये चाहते तो जनरल डायर को, ये जनरल डायर नहीं है, ये डुएर है, अलग है वो जनरल डायर था, वो तो 1926 में अपने आप मर गया। ये उस समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये चाहते तो जनरल डायर को सजा दे सकते थे, पर इन्होंने जनरल डायर को बचा लिया। इसका बदला लेने के लिए 1919 में एक बच्चा था जिसने सोचा था कि मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा, और 21 साल के बाद में उधम सिंह, सरदार उधम सिंह जो है वो लंदन गए और उन्होंने 1940 में उनको मार दिया था, माइकल ओ ड्वेयर को। अगर जनरल डायर जिंदा होता ना, जनरल डायर जिंदा होता, उसकी तो बोटी बोटी कर देते। ठीक है, इतना गुस्सा आता है उसके ऊपर में। ये तो माइकल ओ ड्वेयर थे तो गोली ही मारी। अगर बेटा तू होता तो ना, तू तो गया था काम से, अच्छा हो तो जनरल उधम सिंह के हाथों में नहीं लगा। सोचो ना, मतलब उसको क्या हाल करते हैं। जब इसके ऊपर गुस्सा निकाला तो उसके ऊपर में तो मतलब क्या ही निकालते। तो प्लीज ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि सरदार उधम सिंह जो है, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1940 के अंदर में माइकल ओ ड्वेयर की लंदन में हत्या कर दी थी। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 1940 में की थी, पहला ये पॉइंट है आप लोगों का। किसकी की थी? माइकल ओ ड्वेयर की थी। उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने 1940 के अंदर में जालियनवाला बाग का हत्याकांड का बदला लेने के लिए
सरदार उधम सिंह जो है, इनके ऊपर में एक मूवी भी आई थी अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। आई होप आप में से काफी सारे लोगों ने देखी होंगी वो मूवी, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर में एक जिला भी है, ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। और उत्तराखंड के अंदर में यहाँ पर में सरदार उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट बनाया गया उनके सम्मान में। सरदार उधम सिंह, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उधर से सरदार उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इनके सम्मान में। ओके, चलिए, तो आप लोगों को याद रखना है माइकल ओ डोयर की लंदन के अंदर में उधम सिंह ने हत्या की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में। स्वराज पार्टी का जो गठन है वो कौन से आंदोलन के फेल होने के बाद किया गया था? क्या बात है, 1000 लाइक्स हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स आप सभी लोगों को। नहीं नहीं, बाद में भी दे सकते हैं मेहरीन सबा जी, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस कि 2:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसा समझ के दो कि लाइव ही है, तो एग्जाम वाली फीलिंग आ जाएंगी, या जब भी आपको देना है 2:30 बजे से लाइव हो जाएगा पहला वाला, ये बता रहा हूँ मैं आपको। बताइए, स्वराज पार्टी का जो गठन है, पहली बात तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि इसका गठन किया गया था जनवरी 1923 में, ठीक है, जनवरी 1923 में। 1922 के अंदर में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया था, असहयोग आंदोलन, ये हम लोगों ने पेड में भी किया हुआ है अच्छे से ना, नेशनल मूवमेंट में। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन आप लोगों का, तो असहयोग आंदोलन के फेल हो जाने के कारण स्वराज दल की स्थापना, ठीक है, चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और ठीक है जो हकीम अजमल थे, उन्होंने जो है यहाँ पर में इसकी की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट वाले व्यक्ति। बिहार के अंदर में स्वराज दल की या स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी बिहार के अंदर में? ठीक है, बता सकते कोई भी यहाँ पर कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी बिहार के अंदर में? तो चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था 1922 में आप लोगों का, 4 फरवरी 1922 के अंदर में चौरी चौरा कांड, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर में। उसके बाद गांधी जी ने जो है 12 फरवरी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। इससे डिससेटिस्फाइड होकर, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ठीक है, अजमल जो यहाँ पर में खान थे, इनको आप लोग हकीम अजमल के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो चौरी चौरा इंसिडेंस जो है उसके बाद में ये ले लिया था उन्होंने वापस। बिहार के अंदर में जो है कृष्णा सिंह जो है, उन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी बिहार में, कृष्णा सिंह, ठीक है। और नारायण प्रसाद जो है वो पहले अध्यक्ष बने थे बिहार के अंदर स्वराज दल के। तो बिहार स्वराज दल के पहले अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, ठीक है। और उसकी जो दल की स्थापना की थी बिहार के अंदर में, वो की थी कृष्णा सिंह ने बिहार के लेवल पे। और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में स्वराज दल की स्थापना की थी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर, ठीक है, अजमल खान वगैरह इन लोगों ने मिलकर। चित्तरंजन दास इसके पहले अध्यक्ष थे। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बिरबल? ठीक है, बिरबल का ओरिजिनल नेम, शाहरुख खान क्या कर रहा है यहाँ पर में, ठीक है, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। चलो ठीक है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बिरबल? तो भाई देवदास का छोटा भाई महेश दास, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, इसी वजह से लगाया ताकि आप लोगों को याद हो जाए, महेश दास। तो बीरबल का एक्चुअल नाम जो है वो महेश दास था, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रामतनु पांडे किसका नाम था, तो रामतनु पांडे जो है ये भी बता देंगे आप लोग किसका नाम था? तो महेश दास जो है ये बीरबल का नाम था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऐसे समझ लीजिए कि ये लाइन जो है ना बीरबल ने चुटकुले के रूप में सुनाई होंगी, तो महेश दास और बीरबल, देवदास आपको याद हो जाएगा। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे, ये याद रखना है आप लोगों ने, तानसेन का ओरिजिनल नाम, तानसेन का, ठीक है। तानसेन संगीतकार थे अकबर के समय के अंदर में, ठीक है, दोनों के दोनों बीरबल और तानसेन दोनों अकबर के समकालीन है। चलो, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बीरबल का असली नाम महेश दास था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे ये। आप लोगों को पता है दीन ए इलाही नाम का धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही नाम का धर्म किसने चलाया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अकबर ने चलाया था इसको, कुछ ही लोगों ने एक्सेप्ट किया था। ओनली हिंदू जिसने इसको एक्सेप्ट किया था, ओनली हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म को एक्सेप्ट किया था, वो था बीरबल। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि दीन इलाही धर्म को एक्सेप्ट करने वाला एकमात्र हिंदू, ठीक है, बीरबल था। और वैसे भी मतलब बहुत ही कम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था, उसमें से एक था बीरबल भी।
ठीक है, क्या बात है फ्रेंड्स, आप लोग 2000 के करीब पहुंचने वाले हैं, 1100 के करीब लाइक्स हो गए। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते जाओ यार, जल्दी जल्दी। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक इसका आंसर दिख रहा है, तो मैं जल्दी से इसका आंसर जो है आप लोगों का ये कर देता हूं ताकि आप लोग आंसर ना देख पाए। ठीक है, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को मौत की सजा दी गई थी? बात यहां पर में हो रही है आप लोगों की 8 अप्रैल 1857 की। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, मंगल पांडे, सुखदेव, किसको मौत की सजा दी गई थी ये आप लोगों ने बताना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ये। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 की बात हो रही है यहां पर में। तो आप लोगों को पता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी कब दी गई थी? इन तीनों को फांसी दी गई थी फ्रेंड्स आपकी 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को। तो ये तो अलग है आप लोगों का। आंसर हो जाएगा यहाँ पर में मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे जो है फ्रेंड्स, इनको 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने 29 मार्च, ठीक है, ठीक है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के अंदर में अपने अधिकारियों पर गोली चला दी थी। तो कहां पर में उन्होंने अपने अधिकारियों के ऊपर में गोली चलाई थी मंगल पांडे ने? मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों के ऊपर में बैरकपुर नाम की जो जगह है पश्चिम बंगाल के अंदर में, वहां पर में अपने अधिकारियों के ऊपर में गोली चला दी थी, जिसके आरोप में इनको पकड़ लिया गया। और इनको पकड़ के, ठीक है, इन पर कार्रवाई की गई और उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे लटका दिया गया, कुछ ही दिनों के अंदर में। ठीक है, केवल 10 दिन के अंदर में उनको फांसी पे लटका दिया गया। मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं जो टुकड़ी थी, ठीक है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सेना में बहुत सारी छोटी छोटी टुकड़ियां होती है, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी एक, ठीक है, 34वें नंबर की, उसके सदस्य थे ये याद रखना है आप लोगों ने। बैरकपुर के अंदर में एक ड्रिल चल रही थी, एक प्रैक्टिस चल रही थी, उसी समय में उन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारियों पर गोली चला दी और यहाँ पर में उनको पकड़ लिया गया बाद में। साउंडर्स की हत्या की थी बैरकपुर। साउंडर्स की हत्या जो है वो ये लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों को किया गया था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। मंगल पांडे का साउंडर्स के तो पप्पा का भी जन्म नहीं हुआ था उस समय 1857 के अंदर में तो शायद। ठीक है, चलिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का भी जन्म नहीं हुआ था उस समय में 1857 में। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है जो शरीर में शर्करा को चयापचय के लिए मुख्य हार्मोन है? जी हाँ, चर्बी वाले कारतूस का जो है एनफील्ड राइफल जो आई थी नई वाली, उसका विरोध करने के लिए उन्होंने गोलियां चला दी थी। 2000 पार हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को 1200 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर में अगर हम बात करें विच अमंग द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूसेस इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये इंसुलिन एक हार्मोन है आप लोगों का, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर में शुगर को पचाने के काम आता है, शुगर को पचाने के लिए। ये इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? तो इंसुलिन रिलीज होता है हमारे बॉडी की एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, पेंक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय उसको कहा जाता है, वहां से रिलीज होता है। तो ये है आप लोगों की बॉडी, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों का ये लीवर है, लीवर एक जो है ना बाइल जूस सिक्रीट करता है, तो पित्त रस, बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? तो लीवर सिक्रीट करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहां पर मैं आप लोग देख पा रहे हो, ये है पेंक्रियाज, ठीक है, पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज, ये पेंक्रिया क्या करती है? ये पेंक्रियाज जो है क्या आप लोगों के बॉडी के अंदर में एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको इंसुलिन बोलते हो आप लोग, ठीक है, इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में जो शुगर होता है, जो शक्कर हम या किसी भी रूप में, चाहे शुगर के रूप में खा रहे हो, चाहे खाने के रूप में जो भी शर्करा हम अंदर ले रहे हैं, उनको पचाने का काम करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इंसुलिन रिलीज होता है आप लोगों का पेंक्रियाज से, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, आपको बताना है इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था? इमेज क्लियर नहीं है? कोई बात नहीं, समझ जाओ कि आपके ये यहां पर में है करके, आपको भी पेंक्रियाज है एक आपके पास में, अग्नाशय बोलते हैं उसको हिंदी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप लोगों का, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। क्या बात है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा 1856 के अंदर में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इनका बहुत बड़ा योगदान था इसके अंदर में। किसका था? ईश्वर चंद्र, ईश्वर, ठीक है,
ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये याद रखना है फ्रेंड्स, इनका बहुत बड़ा योगदान था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये डलहौजी के समय में बना था, डलहौजी के समय में बना था, लेकिन पास किसके समय में हुआ था? पास हुआ था ये आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो आप लोगों से बोला जाए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में बना था, किसके समय में इसको ड्राफ्ट किया गया था, बनाया गया था कि पास कर देंगे? डलहौजी के समय में। लेकिन जिस हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हो पाता उससे पहले ही डलहौजी का जो है, ठीक है, तबादला हो गया और लॉर्ड कैनिंग आ गए थे, तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको पास करवाया। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तो वही वाली बात थी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया डलहौजी ने था, लेकिन पास जो है वो लॉर्ड कैनिंग ने करवाया था इसको। ओके, तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा 1856। ओके, डलहौजी के समय में इसको ड्राफ्ट किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के समय में इसको पास करवाया गया था। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों का जीके का क्वेश्चन। 2028 का समर ओलंपिक गेम्स कहां पर में आयोजित होने वाले हैं? ठीक है, डलहौजी का जो समय काल है वो है आपका 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक है, 1828 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर के अंदर में होने वाला है? देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। यहाँ पर मैं पोल भी दे दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूं तो आप लोग मुझे बता देंगे। ठीक है, 1300 के करीब लाइक्स हो गए, जल्दी जल्दी से 1500 के क्रॉस करना है आप लोगों ने इसको जी। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं पहले मैं आप लोगों के पोल में रिजल्ट देख लूँ। मैक्सिमम लोग जो है अभी फिलहाल के अंदर में बी और सी लगा रहे हैं। ठीक है, बी और सी के अंदर में आंसर आया। 2028 की बात हो रही है जो कि हमारी, ठीक है, 2028 की, 2028 बोल रहा हूं मैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, 2028। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि 2024 का कहाँ होगा तो पेरिस के अंदर में होगा, 2028 का कहाँ पर में होगा तो यूएसए लॉस एंजलिस के अंदर में होगा। ठीक है, तो केवल और केवल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि 14% लोग जो है उन्होंने सही आंसर दिया था, ओनली 14%, 14% लोग। ठीक है, इसी वजह से इसकी जरूरत है आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन की। पेरिस के अंदर में होगा 2024 का, ठीक है, और 2028 का होगा आप लोगों का लॉस एंजलिस के अंदर में, यूएसए के अंदर में। प्लीज इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, तो सभी लोग कमेंट में लिख देंगे एक बार। ठीक है, सभी लोग लिख देंगे इसको। 2028 समर ओलंपिक गेम्स जो है आप लोगों के कहां पर में आयोजित होने वाले हैं? लॉस एंजलिस में। अगर 2024 पूछ लिया जाए तो आप लोग पेरिस लगाओगे। 2020 का जो कि 2021 में जाकर हुआ आप लोगों का, टोक्यो में आयोजित हुआ था, ठीक है, जापान में। तो टोक्यो तो आंसर लगाना ही नहीं था आप लोगों ने, वो तो खत्म हो गया ना, बार बार थोड़ी होगा वहां पर में। ठीक है, तो 2024 पेरिस, 2028 लॉस एंजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस? ठीक है, राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपकी विधानसभा जो है वो सत्र में नहीं है। विधानसभा ऐसा तो नहीं है कि वो लोग साल भर बैठे रहते विधानसभा के अंदर में, साल में 2 या 3 बार बैठते हैं वो लोग विधानसभा के अंदर में, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, और उसी समय में कानून बनाते हैं। अब अचानक से कोई कानून बनाने की जरूरत आ जाए कि यार 2100 बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में और 1300 बच्चों का लाइक हुआ है, तो यहाँ पर में हम चाहते हैं कि बिहार सरकार जो है वो कानून बना दे एक जल्दी से, अभी की दानिश सर के लेक्चर को जिसने लाइक नहीं किया है उसकी क्लास बंद हो जाए, ठीक है, और उसको उठाकर जो है वो जेल में डाल दिया जाए। एक अध्यादेश बनाना है, अभी विधानसभा बैठी नहीं है बिहार की, तो क्या करेंगे? जो नीतीश कुमार है वो राज्यपाल को आदेश उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आपके पास में ना एक पावर है अनुच्छेद 213 के अंदर में, आप क्या करो, जल्दी से एक नोटिफिकेशन जारी करो, ठीक है, ऐसा 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 अपन लोगों ने करने का है। ये कानून बन जाएगा, ऑटोमेटिक ये कानून बन जाएगा। इस कानून को बाद में विधानसभा जब बैठेंगी तब पास करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये टेम्पररी रूप से कानून बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है, टेम्पररी रूप से कानून बन जाएगा। तो अनुच्छेद 213 जो है ये क्या करता है? गवर्नर को अध्यादेश पारित करने की शक्ति देता है, टेम्पररी रूप से कोई कानून बनाना, ठीक है, टेम्पररी रूप से कोई कानून बनाना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप लोग। मैं आपको याद भी करा रहा हूँ कॉमेडी वे में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। 213 ऐसी ही एक पावर राष्ट्रपति के पास में भी है, उसका आर्टिकल भी बता दीजिए कोई जल्दी से, इसका भी आर्टिकल बता दो, राष्ट्रपति वाला भी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, 123, ठीक है, 123 जो है आप लोगों का वो क्या है, आपका राष्ट्रपति को पावर देता है कि अगर मान लीजिए मोदी जी के मन में आया कि जिसने भी बच्चे ने यहाँ पर में लाइक नहीं किया है, ठीक है, उन सबका जो है वो
एप्लीकेशन कैंसिल कर दो, ठीक है। तो राष्ट्रपति को बोलेंगे आर्टिकल नंबर 123 के तहत कि भाई कैंसिल कर दो करके। तो देखो याद रखने में कितना आसान है, 213 123, 123 राष्ट्रपति का है, ठीक है, और 213 जो है गवर्नर के पास में है। अध्यादेश का मतलब होता है आपका टेम्पररी कानून, ऑर्डिनेंस, ठीक है, टेम्पररी लॉ। जब तक कि विधानसभा या फिर संसद, अगर केंद्र के रूप में है तो संसद, और अगर राज्य के लिए है तो विधानसभा, जब तक बैठ ही नहीं जाती विधायिका आप लोगों की, तब तक के लिए कानून आपका चलेगा। मैक्सिमम जो है 6 महीने जो है आप लोगों का 6 वीक तक इसकी अवधि होती है, क्योंकि उस बीच आपकी बैठ ही जाएंगी विधानसभा, तो उसके अंदर में आपको पास करवाना जरूरी है उसको, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में ऑप्शन नंबर बी होगा। प्लीज इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है। चलिए, अच्छा, आर्टिकल नंबर 201 कल मैंने आप लोगों को करवाया था। पिछला लेक्चर कितने लोगों ने देखा है आप लोगों में से, ठीक है, पिछला लेक्चर कितने लोगों ने देखा है? आर्टिकल नंबर 201 ये कहता है कि गवर्नर के पास में कोई कानून विधानसभा ने पास कर दिया, ठीक है, विधानसभा ने पास कर दिया कोई कानून, अब गवर्नर उस पर हस्ताक्षर करेंगे तभी वो कानून बनेगा। अब गवर्नर बोल रहे हैं कि मैं इस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता, मैं ये कानून राष्ट्रपति को भेजूंगा, राष्ट्रपति उस पर डिसीजन लेंगे। तो राष्ट्रपति के लिए कोई कानून को रिजर्व रख देना या राष्ट्रपति को भेज देना कि राष्ट्रपति साहब आप जो है डिसीजन लीजिए, वो आर्टिकल नंबर 201 में दिया गया है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जो मैंने पिछले लेक्चर में कराया था। देखिए, जो भी मैं कॉमेडी वे में कराता हूँ ना, ये समझ जाना वहां पर मैं आप लोगों के काम की चीज है, क्योंकि बिना मतलब के तो जोक भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 201 के अंदर में आपका ये बोला गया है कि जो राज्यपाल है वो अपने किसी भी कानून को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, कि राष्ट्रपति भाई उस पर फैसला लेंगे, मैं नहीं ले रहा उस पर फैसला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत 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 जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है 201 वाला, आर्टिकल नंबर 201 वाला, ठीक है, और 213 वाला भी जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। आगे मैं और भी आप लोगों को करा दूंगा। किसी पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक का बटन भी दबाते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें व्हाट इज मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पंचायत, तो पंचायत का मेंबर बनने के लिए, ठीक है, इलेक्ट होने के लिए आपको कितने साल की उम्र की जरूरत होती है, ये आप लोग आंसर करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का। आई होप आप लोगों ने पोल के अंदर में इसका आंसर कर दिया होगा फ्रेंड्स, सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए देखो, अगर आपसे वोटिंग की बात की जाए कि वोट देने के लिए कितने साल की उम्र होनी चाहिए आप लोगों की, तो 18 साल की होनी चाहिए, ये तो आप लोगों का क्लियर है। लेकिन पंचायत का मेंबर बनने के लिए आप लोगों को कितने साल की उम्र होनी चाहिए, तो कम से कम 21 साल की उम्र होनी जरूरी है आप लोगों की, 21 ईयर्स की एज, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने साल की उम्र की जरूरत है आप लोग बताओ। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने साल की उम्र की जरूरत है, ये भी आप लोग बता देंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन पंचायत का सदस्य बनने के लिए आप लोगों को 21 साल की उम्र का होना जरूरी है कम से कम, ये आप लोगों को बोला गया है। तो आंसर 65% लोगों ने सही दिया था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड। कैवल्य, कैवल्य ये शब्द कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, कौन से धर्म से रिलेटेड है? कैवल्य, कैवल्य। और उस धर्म के अंदर में ये बोला गया है कि कैवल्य प्राप्त करना ये आप लोगों का परम कर्तव्य है, सबसे बड़ा ध्येय यही है, कैवल्य प्राप्त करना। जिसको कैवल्य प्राप्त हो गया उसको मुक्ति मिल जाती है। तो कैवल्य कौन से धर्म से रिलेटेड है? कैवल्य, पोल के अंदर में भी आंसर कर देंगे जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग कैवल्य की बात करें तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। जैन धर्म के अंदर में ऐसा माना जाता है कि ये सुप्रीम नॉलेज है आपका, ठीक है, सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज, परम ज्ञान, इसके ऊपर में कोई ज्ञान है ही नहीं। मतलब अगर आपको कैवल्य प्राप्त हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया आपको, ठीक है। भूतकाल, ठीक है, वर्तमान, भविष्य, सबका ज्ञान आपको मिल गया। इवन आपका जो है वो बीपीएससी भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। कैवल्य ज्ञान आपको प्राप्त हो गया तो मतलब आपको पूरी दुनिया का ज्ञान मिल गया, पूरा कण कण का ज्ञान मिल गया, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों का जो है 7 फेज की एग्जाम भी निकल जाएंगी, आपको पूरा का पूरा ज्ञान मिल गया। कैवल्य मतलब ऐसा ज्ञान जिसके बाद में जानने के लिए कुछ भी, ठीक है, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, ठीक है, ओके।
जिसके बाद जानने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी एक्स्ट्रा जानने के लिए बचा ही नहीं अब आपके पास में, उसको कैवल्य बोला जाता है जैनिज्म के अंदर में। ठीक है, बाबा नाम केवलम, वो केवलम वाला वो केवल अलग है, ये कैवल्य है। ठीक है, कैवल्य मतलब आप लोगों का, ठीक है, जिसके बाद कुछ भी जानने के लिए बच नहीं जाता। वर्धमान महावीर जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के अंदर में, वर्धमान महावीर, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। उनको कौन से साल में, कितने साल की उम्र में इनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था वर्धमान महावीर को? 42 साल की उम्र में। जिम्भी ग्राम नाम की एक जगह है, उसमें साल के ट्री के नीचे बैठे थे ये। ठीक है, साल का ट्री था, उसके नीचे बैठे थे, उसके नीचे में बैठ के उनको ज्ञान जो है यहाँ पर में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिम्भी ग्राम के अंदर में। जिम्भी ग्राम नाम की जगह है, ओके, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तारीख है हिंद, ठीक है, ये बहुत ही फेमस बुक है। ये किसने लिखी थी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग? 1500 के करीब लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, और पूरा अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर को देखना है। आप लोगों के लिए मैं एक वो भी देने वाला हूँ आप लोगों को, टेस्ट, आपको पता ही है आज। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सेशन को। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करें फ्रेंड्स, तारीख है हिंद, ओके, ये पुस्तक किसने लिखी थी? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से आ जाए एग्जाम के अंदर में, तो प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, तारीख ए हिंद, ओके, बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, अल बिरूनी, मिनाज सिराज। ठीक है, तारीख है हिंद, बताइए। पोल भी दे देता हूं मैं आप लोगों को यहां पर मैं, जस्ट अ सेकेंड। आप लोगों के पास में पोल भी दे दिया है फ्रेंड्स मैंने, तो पोल के अंदर में भी आप लोग आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी के 6वीं कक्षा के पहले ही लेक्चर के अंदर, पहले ही मतलब चैप्टर के अंदर में दिया हुआ है। कितने परसेंट लोगों का आंसर आ गया है? केवल 45% लोगों ने आंसर किया है फ्रेंड्स, केवल 45% लोगों ने, जबकि ये इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। ठीक है, महमूद, यहां से जो गजनवी भारत आया था ना, महमूद गजनवी, महमूद, ठीक है, गजनवी, गजनवी, उसके साथ में भारत आया था ये अल बिरूनी, और इसने भारत में आकर तारीख हिंद, या फिर जिसको किताबुल हिंद भी बोलते हो आप लोग, ये लिखी थी। तो तारीख हिंद को ही किताबुल हिंद भी बोला जाता है, किताब उल हिंद। ये कौन सी भाषा के अंदर में लिखी गई थी ये पुस्तक? ये याद रखेंगे आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, भाषा। ठीक है, बताइए आप लोग कौन सी भाषा में लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपका, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, अरेबिक भाषा के अंदर में लिखी गई थी, अरेबिक, अरबी भाषा के अंदर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए यार, इतना इजी क्वेश्चन था, बट काफी जो है 50% लोगों ने भी सही आंसर नहीं कर पाए, लेकिन सीखने के लिए ही आए हैं हम यहाँ पर में, तो सीखना है आप लोगों ने। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आ रहा होता तो सीखते क्यों? मम्मी के पेट से कोई थोड़ी सीख कर आता है, सारे लोग सीखते ही है ना, तो किसी को भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सीख कर ही सीखता है। एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। ठीक है, हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगिनर था। तो बस आप लोगों ने इसको इसी तरीके से लेना है कि सीखने के लिए आए हैं, तो कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा। जी हाँ, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस जो आएंगे आप लोगों के, वो मैं आप लोगों को मिसलेनियस के अंदर में करवाऊंगा। भी है आपके पास में अच्छा खासा, मोर देन 2 मंथ आप लोगों के पास में बचे हुए हैं, और प्रैक्टिस करोगे आप लोग अच्छे से, तो आराम से आपका हो जाएगा। बताइए, बेलन वैली या बेलन घाटी आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी? बेलन घाटी, देखिए फ्रेंड्स, बेलन घाटी की मैं आप लोगों को बात बता दूं, तो बेलन घाटी एक ऐसी जगह है जहां पर मैं आपको पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण, मतलब सबसे पुराने वाले पूर्वज, उनके बाद वाले, और हमारे जो नवपाषाण युग के जो आदि मानव थे, तीनों युग, जिसको 3 युग में बांटा हमने, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, तीनों युग के सबूत हमको मिलते हैं लाइन से बेलन घाटी के अंदर में। ये जो बेलन घाटी आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के अंदर में। ठीक है, बेलन नदी है एक, उसके पास में जो जगह है उसको बेलन घाटी बोला जाता है। मिर्जापुर सोनभद्र का जो इलाका है ना उत्तर प्रदेश में, वहां पर में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों की बेलन घाटी, ये आप लोगों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली साइट है, जहां पर मैं आप लोगों को नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, तीनों के सबूत लाइन से मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इंसानों का किस तरीके से विकास हुआ था, क्रमिक विकास, धीरे धीरे धीरे। पैलियोलिथिक एज में क्या करते थे हम, मेजोलिथिक एज में क्या करते थे, नियोलिथिक एज में क्या करते थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इसके अंदर में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है,
वेलन वैली आपका। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स पैलियोलिथिक एज की साइट्स आप लोगों की और भी है, ठीक है। पैलियोलिथिक हुंस की कुरनूल की गुफाएं कहाँ पर में, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। कुरनूल की गुफाएं, कुरनूल की गुफाएं जो है यहाँ पर में आपको आग की राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है। आग की राख के अवशेष, जली को आग कहते हैं, नहीं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, आगे क्या था पता नहीं, ठीक है। तो ये कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश के अंदर में आप लोगों को मिलेंगी। कुरनूल की गुफाएं याद रखना है आप लोगों ने, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश के अंदर में, इंपॉर्टेंट है। यहाँ आग की राख के अवशेष मिले, ये भी मैं आप लोगों से कभी भी पूछ सकता हूँ, तो प्लीज इसको भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, सर डर बड़ी लागे है कि करिए। मैं नीतू बिहार मुंगेर से, ठीक है। तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डर लग रहा है मतलब कि आप मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, सिंपल सी बात है। तो कभी कभी डर लगना भी अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड, मुख्य ग्रंथि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसी ग्रंथि के जरिए जो है आप लोगों की क्या होता है, बाकी की जो ग्रंथियां है वो मैनेज होती है। आपकी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करती है, कुछ अलग अलग प्रकार के पदार्थ है वो रिलीज करती है आपकी बॉडी के अंदर में, ताकि आपके मस्तिष्क जो है उसको सिग्नल्स मिल सके, ठीक है। तो ये हार्मोन्स की वजह से ही सिग्नल जो है आप लोगों के ट्रांसफर होते हैं। तो आप लोगों से यहाँ पर में बोला गया है कि कौन सी ग्रंथि है जिसको आप लोग जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आपके आपके ब्रेन के अंदर में बिल्कुल ये आप लोगों के जो ये है ना, दोनों आंखें हैं उसके बीच में ऐसा अंदर की तरफ आप जाओगे, ठीक है, आपके बॉडी में, आपके मस्तिष्क में, यहाँ पर में इसके बिल्कुल बीचों बीच में उसके अंदर में पिट्यूटरी ग्लैंड है आप लोगों की, पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोगों की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का, इसको कहते हैं आप लोग मास्टर ग्रंथि, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको आप लोग किस नाम से जानते हो हिंदी के अंदर में, जल्दी से बताएंगे आप लोग। हिंदी में इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जल्दी बताओ। देखते कितने लोगों को याद है यहाँ पर में। पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या करती है फ्रेंड्स, आप लोगों के मैक्सिमम ऐसे हार्मोन्स है जो दूसरी ग्रंथियों को मैनेज करने का काम करते हैं, वो करती है, ठीक है। ऐसे वाले हार्मोन्स रिलीज करती है जो दूसरे ग्रंथि, ठीक है, जो बाकी की ग्रंथियां है, बाकी की जो ग्लैंड्स है उनको एक्टिवेट करने का काम करती है। इवन आपकी बॉडी के अंदर में जो विकास हो रहा है यहाँ पर में, विकास मतलब आप बड़े 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 होते जा रहे हो ना, बचपन से ऐसे धीरे धीरे बड़े होते हो आप लोग। तो आपके बड़े होने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी कौन रिलीज करता है, यही वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन यही रिलीज करता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को ये चीज। जी हाँ, मेरा प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा दिया था ये ग्लैंड। अच्छा, प्रोलैक्टिन हार्मोन आप लोगों का बढ़ा दिया था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर मैं बताना नहीं चाहूँगा, मतलब बेसिकली महिलाओं के लिए, महिलाओं के अंदर में जो है वो कुछ जो महिलाओं के ऑर्गन्स है, ठीक है, उसको उसको मैनेज करने में, उसको कंट्रोल करने के अंदर में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँ यहाँ पर में कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ाई करना चाहते हो तो आप लोग जो है फ्रेंड्स 999 के अंदर में, ठीक है, 6 महीने के अंदर 6 महीने के लिए कोर्स ले सकते हो, या 1 साल के लिए 1499 के लिए ले सकते हो, ठीक है। 9611101101 9697 888 जो है इस नंबर के ऊपर में भी आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि इस पूरे कोर्स के अंदर में आप लोगों की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इंक्लूड है, मतलब आपको जो टेस्ट है उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं, उसी के अंदर में आपको मिलेंगी। पित्त रस कहाँ पर में बनता है आप लोगों का, बाइल जूस? जली को राग कहते, बुझी को आग कहते हैं, जो टीचिंग परीक्षा पर पढ़ाई करे उसी को दानी सर का परिवार कहते हैं। क्या बात है मनीषा कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बनाया है आपने। कितने नंबर का तैयारी करा रहे हो? 120 नंबर की तैयारी करा रहे हैं आपको पूरा। ठीक है, चलो।
तो पित्तरस, ठीक है, बाइल जूस जिसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का लीवर जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो इसको रिलीज करती है। हमारी बॉडी है ये, मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर में यहाँ पर में आप लोगों का जो है ये लीवर है, ठीक है, ये याद रखना है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका लीवर। लीवर के अंदर में जो है यहाँ पर में आप लोगों का गैल ब्लैडर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर में एक गैल ब्लैडर है। थोड़ा सा अगर मैं इसको आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर में है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर क्या करता है, जो हमारा लीवर बाइल जूस या पित्त रस सिक्रीट करता है उसको स्टोर करने का काम करता है। ये पित्त रस जो है हमारे पाचन प्रक्रिया के अंदर में हमारी मदद करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने में हमारी मदद करता है पित्त रस, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको यकृत भी आप लोग कहते हो, ये पित्त रस स्रावित करती है। पित्त रस जो है हमारे पित्ताशय के अंदर में या गैल ब्लैडर के अंदर में स्टोर होता है। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर में जो ये आपका पित्त रस है, बाइल जूस है, गैल ब्लैडर के अंदर में स्टोर होता है, गैल ब्लैडर के बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में रिलीज हो जाता है आप लोगों का। ओके, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो इंपॉर्टेंट है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, बाइल जूस सिक्रीट करती है, बाइल जूस गैल ब्लैडर के अंदर में स्टोर होती है। इसके ऊपर में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को इसके लिए भी करवा दूंगा। जल्दी जल्दी से फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैं इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे। मैं आप लोगों के साथ में एक जो है ये शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में लिंक, ठीक है, क्लास की, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, टेस्ट की लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। आप मुझे एक थोड़ा सा समय दीजिए, तब तक जो है फ्रेंड्स आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे। और मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर देंगे। तब तक मैं आप लोगों के साथ में आपको टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से, और एक्सप्लेनेशन के साथ में करना है आप लोगों ने। टेस्ट की लिंक जो है फ्रेंड्स आप लोगों की आ रही है, रास्ते में है, ठीक है। तब तक आप लोग इसका आंसर कर दीजिए, और एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछ लेता हूँ, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि जो ओलंपिक है आप लोगों का, ठीक है, समर ओलंपिक 2024 वाला कहाँ पर में होने वाला है, आप लोग बताइए जल्दी से। और 2028 का समर ओलंपिक कहाँ पर में होने वाला है, ये आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है, जल्दी से बताइए। समर ओलंपिक कहाँ कहाँ पर में होने वाला है आप लोगों का। तब तक जैसे ही आप लोगों की लिंक आती है वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, कितने पार्ट्स है, कितने कितने पार्ट्स है हमारे भारत के संविधान के अंदर में, और कितने जो है आप लोगों के पार्ट्स कितने हैं, ये आप लोग बताएंगे। पहले कितने थे और अभी कितने हैं। ठीक है, पार्ट्स बताएंगे आप लोग कितने पार्ट्स हैं। तो 22 पार्ट्स है पहले, और अब कितने हो गए बढ़कर, ये 25 हो गए हैं, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके अलावा एक क्वेश्चन और था जो मैंने रफ कर दिया था आप लोगों से, ठीक है, मैंने कहा था कि आप लोगों से फिर से पूछूंगा। मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, वो क्वेश्चन कौन सा था जो मैंने रफ किया था आप लोगों से। अच्छा, ये मिल गया मुझे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग। आप लोग लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को।
मेरी शादी यूपी में हुई है तो क्या मैं बिहार का फॉर्म भर सकती हूँ? बिहार की बेटी हूँ, प्लीज़। बिल्कुल कर सकते हो, मत बताओ कि बिहार शादी यूपी में हुई है करके। किसने कहा आपसे यूपी में हुई है शादी बताने के लिए? आपसे आपके हस्बैंड का कुछ मांग रहे क्या वो? बोलो कि घर जवाई लेकर आए थे हम, ठीक है ना? बोलो कि हम घर जमाई लेकर आए थे, मैं गई नहीं वहां पर, मैं उनको यहाँ लेकर आई थी करके। ऐसा बोलो। कौन आके चेक कर रहा है आपके घर में कि आप गए थे या उनको लेकर आए थे करके? बस ये बना लो अपना डोमिसाइल कि आपका जन्म बिहार में हुआ था करके, बस। बिहार की रहवासी हो। जी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में जो है वो लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने आप लोगों के साथ में लिंक शेयर कर दिया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर देंगे सारे के सारे लोग। बाकी आप लोग जो है अगर टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर में जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। और आज 2:30 बजे जो है आप लोगों की टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है? मॉक टेस्ट पेड वाली क्लास के अंदर में, तो जितने भी बच्चे पेड वाले हैं वो लोग भी उसको दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे ये वाला, मैंने आपके साथ में लिंक शेयर कर दिया है टेस्ट की। आप इसके ऊपर में क्लिक करोगे डायरेक्टली टेस्ट खुल जाएगा आप लोगों का। और इसका रिजल्ट जो है आप लोग ऐप में जाकर देख सकते हो, फ्री टेस्ट के अंदर में जाकर, ठीक है? उसके अंदर में आप लोग देख सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय। थैंक यू।